हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज का दोस्तों जो लेक्चर हमारा है मॉडर्न एक प्रकार से मिडिवल हिस्ट्री का जो है एक प्रकार से लेक्चर है। ये इस लेक्चर में जो है हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत का जो काल था उसके बारे में हमने आपको बताया। 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का जो काल था वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमने पढ़ा गुलाम वंश पढ़ा। गुलाम वंश जो था 1206 ईस्वी से 1390 ईस्वी तक का शासन काल था। इसके बाद हमने पढ़ा गुलाम वंश के बाद हमने पढ़ा खिलजी वंश पढ़ा। खिलजी वंश जो था 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक का शासन काल था। ये सबसे कम समय तक का शासन काल था। इसके बाद हमने पढ़ा तुगलक वंश पढ़ा। तुगलक वंश का जो शासन काल था उसको तुगलक वंश का जो शासन काल था वो 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक का शासन काल था। इसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक का 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 तक का जो है इसका शासन काल होगा। इसके बारे में जानेंगे कि सैयद वंश क्या था और सैयद वंश के बारे में हम क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट्स हैं वो भी हम याद रख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम जान लेते हैं कि मुद्राओं के बारे में एक सर जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इल्तुतमिश ने जो है चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया था। इसके बाद जो है इल्तुतमिश जो था वो तांबे का टंका और चांदी का जीतल जारी किया था। उसके बाद मुबारक शाह खिलजी ने जो है अदली जारी किया था, ये कांसे की मुद्रा थी। इसके बाद मोहम्मद शाह ने जो है वो इसके बाद मोहम्मद शाह आया। मोहम्मद शाह ने क्या किया था, मुबारक शाह खिलजी ने जो है तांबे का एक प्रकार से मतलब उसने अदली जारी किया था। हाँ, मोहम्मद तुगलक जो था उसने जो है एक प्रकार से इसके बाद अगला सुल्तान आया, उसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने जो है एक प्रकार से इसने जो है अदली जारी किया था। अदली जो मुद्रा थी एक प्रकार से ये कांसे की मुद्रा थी। इसके समय में जो है एक प्रकार से चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए जो है जो मोहम्मद तुगलक ने जो है ये मतलब मुद्रा जारी की थी और ये सबसे विद्वान शासक था। इसके बाद जो आया फिरोज शाह तुगलक आया। 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक का जो है इसका शासन काल था फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने जो है एक प्रकार से 3 मुद्राएं जारी की थी। ये एक ससगानी जारी की थी, ये चांदी की सिक्का था। ससगानी जारी की थी, चांदी का सिक्का था। अद जो सिक्का था इसने जारी किया था, ये तांबे का सिक्का था। और इसके बाद विक इसने जारी किया था, तो ये भी तांबे का सिक्का था। इसके बाद हम सैयद वंश के बारे में जानेंगे। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी में इसका जो पहला शासक था उसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां जो था यह सैयद वंश का संस्थापक भी माना जाता है और तैमूर के खिज्र खां को पंजाब और मुल्तान का जो है सूबेदार नियुक्त किया था। तैमूर के जो खिज्र खां हैं उन्होंने खिज्र खां को इसने पंजाब और मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। इसने दौलत खां को पराजित किया था करके दिल्ली का जो है प्रकार से ये क्या बना था, स्वतंत्र शासक बना था। इसने दौलत खां को पराजित करके दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना था। और खिज्र खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का जो है वंशज मानता था। ये स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। खिज्र खां जो था दिल्ली का स्वतंत्र शासक था। दिल्ली का स्वतंत्र शासक था लेकिन स्वयं तैमूरियों को जो है राज्यपाल मानता था। स्वतंत्र शासक होने के बाद स्वयं तैमूरियों को जो है अपना राज्यपाल मानता था। इसने जो है सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी। इसने सुल्तान की उपाधि ना ही अपने नाम का इसने कोई सिक्का जारी किया था। इसने रैयत अला की उपाधि के साथ इसने शासन किया था। रैयत अला की उपाधि के साथ इसने शासन किया था। और मुबारक शाह जो था 1414 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक का जो प्रकार से शासक रहा था। इसने विदेशी प्रभुसत्ता को नकार दिया था और सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। विदेशी प्रभुसत्ता नकार दिया था। 1421 ईस्वी तक दूसरा जो शासन काल था खिज्र खां के बाद 1434 ईस्वी तक, 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक का शासक था
खिज्र खां था 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक का शासक था। मुबारक शाह था, इसने विदेशी प्रभुसत्ता को नकार दिया था और सुल्तान की उपाधि ग्रहण करती थी। इसने मालवा के शासक हुसैन शाह को और जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह सरकी को दुर्बल राज्य की से इसके क्या की थी, अपने दुर्बल राज्य की इसने जो है रक्षा की थी इनसे। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जो पिता के जीवन काल में यह सुल्तान बना था। दिल्ली का एकमात्र ये सुल्तान था जिसने पिता के ही जीवन काल में सुल्तान बना था। बाकी सब मृत्यु के बाद बनते थे, ये पिता के शासन काल में ही बना था। इसके बाद आया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था 1434 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक का शासक था। इसने जो था 1440 ईस्वी में मालवा के महमूद शाह खिलजी को दिल्ली पर जो है आक्रमण किया। मालवा का जो शासक था महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और 3 दिनों तक भीषण युद्ध के बाद दोनों के बीच संधि हुई। महमूद शाह खिलजी जो है वापस कहां चला गया था, मालवा चला गया था। अब ये खिलजी वंश का शासक नहीं था महमूद शाह खिलजी। खिलजी वंश समाप्त होने के बाद ये आया, इसका नाम जो था महमूद शाह खिलजी था। इसके बाद जो अगला शासक आया अलाउद्दीन शाह आलम 1443 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक का जो शासक था, यह सैयद वंश का अंतिम शासक था और सर्वाधिक अयोग्य शासक था। इसने अपने वजीर हमीद खां से झगड़ा हो गया था और नाराज होकर इसे बदायूं चला गया था। नाराज होकर कहां चला गया था, बदायूं चला गया था। लोधी वंश जो था वो 1451 ईस्वी तक। इसके बाद जो अगला वंश आया उसका नाम है लोधी वंश और खिज्र खां, इसमें 4 शासक रहे थे। इसके बाद 1400 अलाउद्दीन आलम शाह, यह मतलब 1400 झगड़ा हो गया था, नाराज होकर दिल्ली चला गया था। 1476 ईस्वी में इसकी जो है मृत्यु हुई थी। किसकी, अलाउद्दीन शाह आलम की जो है मृत्यु कब हुई थी, 1476 ईस्वी में हुई थी। यह जो शासक था अफगान अमीरों के साथ इसने समानता का व्यवहार किया था। अफगान जो अमीर होते थे उनके साथ इसने समानता का व्यवहार किया था। लोधी वंश सबसे आखिरी का शासन काल है, 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक जो है शासन काल था इसका, लोधी वंश का। और इसमें जो है बहलोल लोधी की अगर जो बात करें तो यह कभी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि जो है कालीन पर बैठता था और इसके चारों तरफ जो थे इसके अमीर बैठते थे, इसके चारों तरफ इसके अमीर बैठते थे। और बहलोल लोधी ने चांदी की मुद्रा प्रचलित थी जो टंका थी, 1/3 मूल्य का 3 थी। टंका के मूल्य की जो है 1/3 थी। बहलोल लोधी के समय एक चांदी की मुद्रा प्रचलित थी जो टंका के मूल्य का 1/3 थी। यह अकबर के समय की विनिमय का माध्यम बनी थी। अकबर के समय में मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम बनी थी। बहलोल लोधी जो था जौनपुर का शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को किसमें मिला लिया था, दिल्ली में जौनपुर को मिला लिया था। 1489 से 1517 ईस्वी में बहलोल लोधी सिकंदर लोधी की बात करते हैं। 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक का जो अगला मतलब शासक सुल्तान था दिल्ली का, वो लोधी वंश के अंतर्गत के सिकंदर लोधी था। ये एक हिंदू माँ का पुत्र था, ये भी एक हिंदू माँ का कहने का पुत्र था और इसकी माता का नाम जयबंद था। इसकी माता का नाम जयबंद था। इसने 1504 ईस्वी में, इसने जो है 1504 ईस्वी में जो है एक प्रकार से कहने का है, 1504 ईस्वी में अपनी किसको राजधानी बनाई थी, आगरा नगर को जो है अपनी मतलब आगरा नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। गज सिकंदरी नामक एक प्रमाणित नाप प्रणाली का जो है इसमें शासनकाल में प्रचलन था। इसने गरीबों और असहायकों को भत्ते देने की व्यवस्था की थी और अपने कपड़े बिस्तर बदलता था। मतलब गरीबों और बेसहारों को जो है प्रकार से ये दान दिया करता, अपने कपड़े बिस्तर बदलता था तो उन्हें बेच देता था और उससे अनाथ कन्याओं का जो है विवाह करता था। जो इसके महंगे महंगे जो इसके बिस्तर थे, कपड़े थे, उन मतलब होते थे प्रकार से उनको जो है बेच देता था। उसके बाद उस जो रुपये आता था उससे गरीब कन्याओं की क्या करता था, शादी करता था। सॉरी, अनाथ जो कन्याएं थी उनकी जो है शादी करता था। यह एक कवि था और फारसी भाषा में गुलरुखी नामक उपमान की कविताएं लिखी हैं, उपनाम की कविताएं लिखी हैं।
ये एक कवि था। ये क्या था? एक कवि था और गुरुखी वहां का मतलब गुलरुखी उपनाम की कविताएं लिखी है। किस भाषा में? फारसी में लिखी। किस? और इसके बाद जो था 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का जो शासक आया उसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो था यह दिल्ली का सुल्तनत का सुल्तान था। इब्राहिम लोधी दिल्ली का जो है अंतिम शासक था। गद्दी पर बैठते ही इसने ग्वालियर अभियान किया था। गद्दी पर जब ये बैठा था तो इसने ग्वालियर अभियान किया था और यहाँ के शासक विक्रमजीत को इसने पराजित किया था। अपनी अधीनता मतलब विक्रमजीत को इसने पराजित किया और पराजित करके उनको अपने अधीन कर लिया और इस वजह से उत्साहित होकर मेवाड़ का जो है इसने अभियान किया था। और लेकिन यहाँ का जो शासक था राणा सांगा से ये पराजित हो गया था। राणा सांगा से पराजित हो गया। ये उत्साहित तो हो गया था, ये उत्साहित तो हो गया था विक्रमजीत को पराजित कर, लेकिन राणा सांगा से जब ये पराजित हो गया तो इसको एहसास हुआ कि भाई हाँ, हम हर जगह पे जो है जीत नहीं सकते हैं। 1525 ईस्वी में इसने बाबर पंजाब को जीतकर आगे बढ़ा और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया पानीपत का युद्ध? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हुआ था। यही प्रथम युद्ध बोला जाता है। इब्राहिम लोधी के बीच में जो है पानीपत का जो है ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था और मारा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम यह हुआ था कि भारत में जो है एक प्रकार से लोधी वंश का अंत हो गया था और मुगल वंश की यहाँ से क्या हुई थी? स्थापना हो गई थी। यहाँ से लोधी वंश का जो है समाप्त हो गया था और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अब हम आगे वाले लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो इसके पहले कुछ मतलब संतों के बारे में पढ़ लेंगे, फिर विजयनगर के बारे में थोड़ा जान लेंगे, फिर हम मुगल वंश पर चलेंगे, क्योंकि ये जो है मतलब सीरियलिटी रहेगी। कुछ उसके बीच में कुछ रहे संत रहे और कुछ फिर विजयनगर रहा, उसके बाद जो हम मुगल वंश पे चलेंगे। इब्राहिम लोधी जो था वो भूमि पर लड़ता हुआ ही मारा गया था। सल्तनत कालीन प्रशासन कैसा था? सल्तनत कालीन प्रशासन की अगर जो बात करें तो केंद्रीय प्रशासन जो था, केंद्रीय प्रशासन में बिंद जो है राजधानी होती थी और ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश से लेकर बहलोल लोधी के समय तक की राजधानी दिल्ली और सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के समय में राजधानी कहाँ हो गई थी? आगरा जो थी। 3 राजधानियां दिल्ली सल्तनत की रहीं। कौन सी रही थी? ऐबक के समय में लाहौर राजधानी रही थी। इल्तुतमिश से बहलोल लोधी तक की जो है राजधानी रही थी वो भी दिल्ली रही थी। इसके बाद दिल्ली से स्थापना सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी ने राजधानी को ट्रांसफर कर दिया। कहां पे कर दिया? राजधानी जो बना दिया, आगरा को राजधानी बना दिया। सुल्तान के केंद्रीय प्रशासन का बिंदु होता था, मतलब सुल्तान ही केंद्रीय प्रशासन में मुख्य होता था और इस पद को देवी की प्रकृति के रूप में घोषित किया है। इसको जो है देवी के प्रकृति के रूप में घोषित किया है। सुल्तान के जो पदाधिकारी थे, सुल्तान के नीचे जो अधिकारी थे, नाइब-ए-मुमलिकात, पहला जो था वो एक प्रकार से नाइब-ए-मुमलिकात इसको क्या बोला जाता था? ये राज्य का प्रमुख अधिकारी होता था और इसका जो सृजन बहराम का काल में हुआ था। उसने एतिगन को जो है इस पे जो है नियुक्त किया था। कब हुआ था? बहराम शाह के शासन काल में हुआ था। और इसके कार्य जो थे सुल्तान की अनुपस्थिति में सुल्तान के सभी कार्यों को संपन्न कराना जो है इसका जो है कार्य था नाइब-ए-मुमलिकात का। और महत्व जो था सुल्तान विशेष स्थिति पर निर्भर करता है। वजीर की अगर जो बात करें इस काल में दीवान-ए-विजारत के नाम से भी इसको जाना जाता है वजीर को। और तुगलक काल में विजारत संस्था जो थी चरमोत्कर्ष पर काल माना जाता है और इस काल में वजीर न केवल अत्यधिक प्रतिष्ठा मिली थी बल्कि अत्यधिक वेतन भी इसको दिया जाता था वजीर को। और जो 2 वरिष्ठ अधिकारी होते थे उनको मुशरिफ और मुस्तौफी बोला जाता है। मुशरिफ जो है महालेखागार जो है आज का है और जो मुस्तौफी था उसको महालेखा परीक्षक जो है बोलते थे। दीवान-ए-आरिज जो था यह सैन्य विभाग था। इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को आरिज-ए-मुमलिकात बोला जाता था।
दीवान आरिज का जो प्रमुख होता था उसे आरिज मुमालिकात के नाम से जाना जाता था। ये सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना जो है ये बलबन ने की थी और इसका मुख्य कार्य था सेना भर्ती करना और सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और सुसज्जित करना भी इसका जो है कार्य था। यह सेना का सेनापति नहीं होता था। ये जो है सेना का सेनापति नहीं होता था। दीवान इंसा मतलब इसका काम भर्ती करना था, वगैरह वगैरह देखना था, बाकी ये सेनापति नहीं था। उसके बाद दीवान इंसा ये जो था आलेख विभाग था। इस विभाग का प्रमुख अधिकारी दबीर खास होता था। आलेख विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? दबीर खास होता था। और अमीर इसका क्या होता था? मुंशी होता था। इसका मुख्य कार्य जो था शाही फरमानों को जो है लिपिबद्ध करना, मतलब जो शाही फरमान होते थे, जो राजा के द्वारा सुनाए जाते थे, जो कानून बनाए जाते थे, उनको लिपिबद्ध करना इसका काम होता था और उन्हें संबद्ध विभागों तक पहुंचाना जो है इसका काम होता था आलेख विभाग का। दीवान रसालत का क्या होता था? यह इसका जो है प्रमुख अधिकारी रसालत मुमालिक होता था। रसालत मुमालिक होता था जो विदेश मंत्री की हैसियत से कार्य करता था। विदेश मंत्री की हैसियत से ये कार्य करता था। सद्र सदूर था। ये धार्मिक मामलों के सुल्तान का एक प्रकार से मुख्य सलाहकार था। सद्र सदूर जो था वो धार्मिक मामलों में सुल्तान जो का प्रमुख सलाहकार था और सुल्तान की तरफ से धार्मिक संस्थाओं को ये क्या करता था? शैक्षणिक संस्थाओं की व्यक्तियों को जो है एक प्रकार से अनुदान देता था। ये अनुदान देता था और एक मिनट, अमीर हाजिब, इसे अमीर बारबक भी कहा जाता है। यह दरबारी मामलों में देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी था। दरबारी मामलों की देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी था। दीवान वकूफ, ये जलालुद्दीन खिलजी के खर्चे के ब्यौरे को तैयार करने के लिए जो है इसकी स्थापना की थी। कितना खर्चा होगा भाई, वो जो है इस प्रकार से इसकी जो है स्थापना की थी। दीवान अमीर कोही, मोहम्मद तुगलक ने सर्वप्रथम इस विभाग की जो है स्थापना की थी। इसका कार्य जो था मालगुजारी व्यवस्था को देखभाल और भूमि की खेती के योग्य बनाना इसका कार्य होता था। दीवान खैरात, यह दान विभाग था। इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने जो है की थी। न्याय व्यवस्था इसके बाद क्या है? सल्तनत का सर्वोच्च न्यायाधीश जो था सुल्तान होता था। सल्तनत काल का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? सुल्तान होता था। और सल्तनत, एक मिनट, सुल्तान होता था और सुल्तान न्यायालय के दीवान मजलिस के नाम से भी जाना जाता था। सुल्तान के न्यायालय को दीवान मजलिस के नाम से जाना जाता था। इस्लामी कानून के स्रोत क्या थे? इस्लामी जो कानून थे उनके स्रोत क्या थे? कुरान, देवी रहस्यों का जो है इसमें उद्घाटन किया गया। हदीस, कानूनों को धर्म के संबंध में पैगंबर मोहम्मद साहब की मान्यताओं पर निर्देश देता है हदीस। इजमा क्या है? प्रथम दो स्रोतों के आधार पर मुस्लिम न्यायविदों द्वारा दिए गए क्या थे? निर्णय थे। कयास था। तर्क और विश्लेषण के आधार पर कानूनों की जो है व्याख्या करने का तरीका को हम बोलते हैं कयास। इजमा, ये जो है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैसे पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जा सकते हैं कि ये क्या एक प्रकार से थे और इनके भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी। यहाँ पे भू राजस्व व्यवस्था क्या थी? तुर्की साम्राज्य की स्थापना का जो प्राचीन कर व्यवस्था थी समाप्त नहीं थी, बल्कि पुराने वर्ग के शासक बनाए रखा था। प्रारंभिक वर्षों में शासकों से वसूल किए गए कर जो थे राजकीय आय का जो है मुख्य स्रोत था। इसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये प्रथम सुल्तान था जिसने भू राजस्व व्यवस्था जो है का में सुधार किया था। अलाउद्दीन खिलजी हिंदू जमींदारों को अधिकारों को जो है समाप्त कर दिया था और उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने पुनः भू राजस्व कर का 1/3 कर दिया था और जमींदारों में कुछ अधिकारों को क्या किया था? वापस किया था। भू राजस्व निर्धारण की पद्धतियां क्या थी? बटाई पद्धति क्या थी? इसके अंतर्गत 3 प्रकार से बटाई की जाती थी। खेतों की बटाई की जाती थी, खेत में खड़ी फसल का बंटवारा किया जाता था। लंक बटाई क्या होती थी? लंक का मतलब होता है एक प्रकार से जो फसल होती है उसी को बोलते हैं, जैसे आजकल लाख बोलते हैं, लाख बोलते हैं, उसी वही लंक बटाई होती थी।
कटी हुई फसल का जो है बंटवारा करना, ये लंक बटाई थी। रास बटाई जो थी, इसमें अनाज बटाया जाता। रास का मतलब होता है अनाज। मसाहत पद्धति क्या थी, इसका प्रचलन जो था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके अंतर्गत कृषि योग्य भूमि जो थी उसकी पैमाइश की गई थी। प्रति बिस्वा जो थी उपज का निर्धारण करके 1/2 भाग लेगा। मुक्ताई पद्धति क्या थी, सुल्तान जो था जमींदारों को कर निर्धारित करता था, इसके बाद जमींदार जो किसानों को निर्धारित करते थे। सुल्तान पहले कर निर्धारित करता था, उसके बाद जमींदार जो जमींदारों पर कर निर्धारित करता था, जमींदार थे उससे बढ़ा करके किसानों पर निर्धारित करते थे। सल्तनत काल में सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति थी बटाई पद्धति। सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति थी ये। सल्तनत कालीन के जो है प्रमुख कर कौन कौन से थे, खराज भी बोलते हैं, खिराज भी बोलते हैं, ये कर था। ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। ये जो है मुस्लिम जो नहीं थे, सिख ईसाई वगैरह वगैरह जो दूसरे धर्म के थे, हिंदू, उनसे कर लिया जाने वाला था। सामान्यतः उपज का 1/3 होता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको आधा लिया था। उस्र क्या थी, उस्र एक कर था, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। 1/5 1/10 के बीच में लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब देखिए कि दूसरे धर्मों से जो कर लिया जाता था वो 1/3 लिया जाता था, और अलाउद्दीन खिलजी ने तो 1/2 कर दिया था। और मुस्लिमों को इतनी प्रायोरिटी दी गई थी कि जो उस्र कर था वो एक प्रकार से मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन ये 1/5 और 1/10 था। किसी से 1/5 लिया जाता था, किसी से 1/5 और 1/10 के बीच में लोगों से लिया जाता था। कितना छोटा कर था अन्य धर्मों की तुलना में। खुस्म बोलते हैं, खुस्म जो था सैन्य अभियानों के समय लूटे गए धन का राज्य का हिस्सा था। खुस्म जो था सैन्य अभियानों के समय लूटे गए धन का यह हिस्सा था, और शरीयत के अनुसार ये 1/5 था। सेना से भी 1/5 लिया जाता था, तो चलो ये कोई बात नहीं है। और 1/5 तथा 4/5 सैनिकों द्वारा होता था। 1/5 का 4/5 सैनिकों द्वारा होता। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, मोहम्मद तुगलक ने जो 4/5 स्वयं लिया था, और 1/5 किसको दिया था, सैनिकों को दिया था। पहले सैनिकों का ज्यादा होता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कितना किया था, जो ज्यादा वाला था वो खुद लिया था, सैनिकों को 1/5 दिया था। जजिया, ये भी गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। इसे मुंड कर भी बोलते हैं। मुंड कर किससे संबंधित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछ सकता है। मुंड कर किससे संबंधित है, जजिया से संबंधित है। ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। बच्चे जो थे अपंग और ब्राह्मण जजिया से करमुक्त थे। इससे जो थे बच्चे अपंग और ब्राह्मण जो थे इससे करमुक्त थे, बाकी से लिया जाता था जजिया, जिसे जिम्मी कहा जाता था। जजिया उसे जो है एक प्रकार से जो इसको जजिया देता था, जो कर देता था, उसे जिम्मी कहा जाता था। जिम्मी किससे रिलेटेड है ये भी पूछ सकता है। और ये भी एक प्रकार से भारत में सर्वप्रथम एक प्रकार से कह सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम के काल में सिंध ने हिंदुओं से एक प्रकार से जजिया वसूल किया था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के हिंदुओं से इसने जो है जजिया कर वसूल किया था। जकात क्या थी, जकात तो आप जानते होंगे मुसलमानों के द्वारा से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, और मुसलमानों की आय का जो है 2.5% होता था। यहाँ 21 लिखा है, ये गलत थोड़ा लिखा है, ये 2.5% लिया जाता था, होता था। हर्बे सर्ब, हर्बे सर्ब जो था ये एक प्रकार से सिंचाई पर था, जो कर 1/10 होता था। चरी, चरागाह पर कर था। घर, गृह कर था एक प्रकार से, घरों में अलाउद्दीन खिलजी ने वसूल किया था। तरकात, लावारिस संपत्ति को जब्ती के लिए, जब्ती की वाली आय से एक प्रकार से होने वाली आय जो होती थी उससे उस पर यह कर लिया जाता था। सल्तनत कालीन के समय में स्थापत्य कला क्या थी, किस प्रकार से स्थापत्य कला थी। तुर्क आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण से पहले पश्चिम मध्य एशिया में अफ्रीका और दक्षिण उपरोक्त कला शैलियों में विशेषकर मिलाकर अपनी विशिष्ट स्थापत्य कला शैली का जो है इन्होंने विकास किया था। तुर्क आक्रमणकारी जो थे वो भारत पर आक्रमण करने से पहले पश्चिम और मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में अपनी क्या किए थे, कला शैलियों को जो है मतलब विशेषताएं मिला करके विशिष्ट स्थापत्य कला शैली का जो है इन्होंने विकास किया था। और इस्लाम में जो है जीव जंतुओं के चित्र बनाने की मूर्तियों का प्रतिबंध था।
मूर्तियां बनाने पर जो है इन पर प्रतिबंध था और इसी जगह फूल पत्तियों के और क्या थे ज्यामिति चित्र और कुरान की आयतों पत्थर पर खोदने पर इस पर नक्काशी की जाती थी। अलंकरण की संयुक्त विधि जो थी अरबस्क विधि नाम से जाना जाता है। अलंकरण की जो संयुक्त विधि थी वो क्या थी, वो अरबस्क विधि बोलते हैं। अरबस्क किससे संबंधित है, अलंकरण विधि से संबंधित है कि संयुक्त विधि। चित्तौड़ कीर्ति राणा कुंभा शासनकाल में निर्मित हुआ था। इसी कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा की उपलब्धियों का स्मारक भी माना जाता है। इस स्तंभ का जो है निर्माण राणा कुंभा महमूद खिलजी के विजय से प्राप्त होता है, उसकी स्मृति में कराया गया। राणा कुंभा विद्वान थे और महान जो है प्रकार से। राणा कुंभा कौन थे, एक विद्वान संगीतकार और कुशल वीणा वादक भी ये थे। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था वो बलबन का मकबरा था। बलबन का मकबरा था जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था। बलबन ने मेहरौली क्षेत्र में स्वयं के मकबरे का जो है निर्माण कराया था और लाल पत्थर का भी इसमें जो है निर्माण लाल पत्थर से कराया था, इसका जो निर्माण कराया था। बलबन ने मेहरौली क्षेत्र में जो है स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया था। किससे निर्माण करवाया था, यूपीएससी पूछता है, लाल पत्थर के मकबरे से निर्माण करवाया था। इसमें जो है 3 कक्ष बनाए गए थे, जिसमें बीच के कक्ष में जो है एक प्रकार से क्या था, बलबन के कब्र थी और शेष कक्ष में उसके परिवार की जो है लोगों की कब्र थी। इमारतें कौन कौन सी सल्तनत काल की जो थी वो इमारतों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। कभी कभी जो है पूछ दिया जाता है तो इनके बारे में थोड़ा याद रखें कि प्रयास करेंगे। ये थी कुव्वत उल मस्जिद जो थी दिल्ली में है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण कराया था और इसके निर्माण में 22 हिंदू और जैनियों सामग्रियों दिया गया था और यह दिल्ली की पहली इस्लामी इमारत थी। अगली 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है ये अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। यह संस्कृत विद्यालय को तोड़कर जो है इसका निर्माण कराया गया था। ये वाले इतनी विशेषताएं इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे यही पूछता है कि भाई ये कहाँ पे स्थान है और किसने इसका निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। प्रथम मंजिल का निर्माण जो है ऐबक ने कराया था और पूरा जो है इसका इल्तुतमिश ने जो है वो करवाया था, इल्तुतमिश ने कराया था। इसका नाम जो है सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार कफी के नाम पर है। मूल रूप से 4 मंजिला लाल पत्थर जो है एक प्रकार से ये मस्जिद है और तुगलक के समय में जो है बिजली गिरने पर ये 4थी मंजिल जो इसकी क्या हो गई थी, ध्वस्त हो गई है। तब से फिरोज तुगलक ने इसकी 4थी मंजिल 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक ने भी इसका जो है 4थी और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। अगला आया सीरी का किला। भाई सीरी का किला जो है वो दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया नहीं था। मंगोलों ने दिल्ली के रक्षा के लिए एक मजबूत किले का जो है एक प्रकार से निर्माण कराया था। अलाई दरवाजा दिल्ली में है और अलाउद्दीन खिलजी का सल्तनत काल में पहली जो है इमारत संगमरमर का प्रयोग हुआ था। ज्यादातर आप देख लेंगे दिल्ली में ही है। और जमायत एक खाना मस्जिद जो थी वो दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये खिज्र खां के द्वारा जो है बनाई गई थी। सल्तनत काल में पहली जो है इमारत थी शुद्ध इमारती इस्लामी शैली से जो है ये निर्मित है। अगला जो है 56 कोट दिल्ली में है, गयासुद्दीन तुगलक ने और तुगलक का जो है यह महल है और ये सुनहरी ईंट से बना हुआ है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा झील के मध्य जो है निर्मित किया गया है। अगला है सिकंदर लोधी का मकबरा जो था वो दिल्ली में है। सिकंदर लोधी भारत का पहला मकबरा है जो दोहरे गुम्बद से निर्माण हुआ है। मोट की मस्जिद जो है वो दिल्ली में है। सिकंदर लोधी के समय वजीर मियाँ और भुआ ने जो है इसको बनवाया था। मियाँ और भुआ ने इसको बनाया था। सामने की दीवार में 5 मेहराब के द्वार हैं। अब ये सल्तनत कालीन के साहित्य की बात करें तो अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली का जनक माना जाता है और नई काव्य शैली का जो है प्रकार से अमीर खुसरो को किसको खड़ी बोली का जनक माना जाता है। सबक हिंदी अर्थात हिंदुस्तान शैली का जन्मदाता थे और इन्हीं को जो है हिंदवी
का भी जनक माना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाला नामक स्थान में हुआ था। पहले स्थान जो है एटा था और वर्तमान में जो है कासगंज में ये स्थित है। सल्तनत कालीन साहित्य कौन कौन से साहित्य थे? तारीख ए हिंद किसकी जो है रचना है? ये लेख है अलबरूनी का है। अबू रेहान जो है इसकी जो विशेषता है, ये 11वीं शताब्दी में जो है भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन का जो है एक प्रकार से दर्शन है। ताज उल मासीर हसन निजामी की जो है ये पहला ग्रंथ है, एक प्रकार से ऐसा ग्रंथ है जो भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ में का वर्णन करता है। तबायक एक नासिरी जो थी मिनहाज उल सिराज 1259 ईस्वी में इतिहास संकलित है। मितफाह उल हसूद अमीर खुसरो और बलबन से लेकर जो है गयासुद्दीन तुगलक और 7 मुसलमानों के दरबार में शोभा जो है इसने बढ़ाई थी। खजाइन उल फतूल ये गयासुद्दीन तुगलक और 7 मुसलमानों के दरबार में जो है मतलब इसने शोभा बढ़ाई थी इन दोनों ने। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का विवरण करती है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के वीरों का वर्णन करती है। देवल रानी खिज्र खानी ये तूती हिंद भी इसको जो बोला जाता है। तुगलक निमा इसको भी तूती हिंद बोला जाता है। खिज्र खां देवल प्रथम कथा है और लेखक है। गयासुद्दीन तुगलक के समय जो है इसका वर्णन है। तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के सल्तनत कालीन है। प्रमुख इतिहासकार थे। फिरोज शाह तुगलक में जो है 1262 से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के शासन काल का जो है इसमें जो है इतिहास है। फतवा जहांदारी जो है जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तारीख ए फिरोज शाही का पूरक ये ग्रंथ है। तारीख ए फिरोज शाही जो था शम्स ए सिराज अफीफ ने जो है इनकी रचना की है। फिरोज शाह के शासन काल को समर्पित है। फुतूह सलातीन ये इसामी और बहमनी सुल्तान द्वारा बहमान शाह के दरबार में रहता था, जिसने जो है इसको लिखा है। महमूद गजनवी तुगलक का जो है एक प्रकार से तक विवरण है और इसमें जो है मोहम्मद तुगलक अत्यधिक जो है उसकी आलोचना हुई है। किताब उर रेहला यह अरबी भाषा में लिखी गई है। इब्न बतूता ने इसको लिखा है। यह मोहम्मद तुगलक के शासन काल में मोरक्को से दिल्ली आया था। कहां से? मोरक्को से दिल्ली आया था। मोरक्को कहां पड़ता है? दक्षिण साउथ उसमें जो है अफ्रीका में पड़ता है। और मोहम्मद तुगलक ने जो है एक प्रकार से इसे दिल्ली के में काजी भी दिल्ली का इसको काजी नियुक्त किया था और इस ग्रंथ का नाम दिल्ली सल्तनत को क्या है समर्पित है। फुतूह व फिरोज शाही ये फिरोज शाही एक प्रकार से तुगलक था और तुगलक वंश की जो है आत्मकथा है। और दिल्ली सल्तनत के जो विविध के बारे में अगर जो हम बात करेंगे तो दरबार बखान धारणा पगड़ी सल्तनत कालीन उलेमा वगैरह वगैरह इसके बारे में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम क्षेत्रीय राज्य विजयनगर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत